पीर साहब बड़े कारीगर आदमी थे। वो जितने भी लोग उनके पास जाते थे ना, उनको तवीज़ में ना एक फ़िक्रा लिख के दे देते थे। पहले सारे मामलात मियाँ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब लंदन से तय कर लेते। वो थानेदार की मर्ज़ी है जी, पर्चा देना उसके अपने हाथ में। तो जब इसको दिल करेगा पर्चा देके जंगीर को गिरफ्तार करने का, मैं भी सोचने मजबूर हुआ कि नहीं यार, ये कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, वरना डॉक्टर शहबाज गिल जो तब्दीद ना करता। क्या ये इतने बच्चे हैं और क्या ये इतने कच्चे हैं कि ये इन्होंने तहरीक-ए-तमदवाद करने की बात कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो हम तहरीक-ए-एतमाद के मौजू पे बात करेंगे कि क्या चौधरी बिरादरान ने, जिसकी तरफ तमाम अपोजिशन के रहनुमा बार बार उनके पास जाके हाज़िरी दे रहे हैं, उन्होंने अपोजिशन को चिट्टा जवाब दे दिया है, या फिर मोहन सलाई साहब ने वही काम किया है वो जो पीर अपने मुरीदों के साथ करता है। इस पर हम बात करेंगे। और फिर ये अदम एतमाद के हवाले से जहाँ और बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं, वहाँ पे एक मुलाकात सुना है, खुफिया भी हुई है। इतनी ओपन मुलाकातों के बीच में मौलाना फजल रहमान साहब की जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात खुफिया क्यों हुई है और क्या होने जा रहा है जहांगीर तरीन साहब के साथ, इस पर हम बात करेंगे। और फिर अब चूँकि सभी बात करें तो हमने कहा कि हम भी अपने घोड़े दौड़ाएँ कि खातून अव्वल पाकिस्तान जो हैं वो मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा, वो इस वक्त हैं कहाँ, ये आपको बताएंगे। और फिर तहरीक अदम एतमाद जो अपोजिशन जिसका शोर कर रही है, क्या वो हुकूमत के इत्तेहादियों के भरोसे पर थी कि वो साथ मिलेंगे तो आएगी, अगर वो नहीं साथ मिलेंगे तो नहीं आएगी। वो बेसिकली उनकी स्ट्रेंथ क्या है जिस पर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की बात की है, इस पर हम बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। सबसे पहले जनाब बात करते हैं हम, आज एक बड़ा अहम वाक़या ये हुआ कि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से जनाब चौधरी बिरादरान के दरवाज़ों पे सभी कदम बोसी करने जा रहे थे। जनाब कदम बोसी कह सकते ना, अपना मतलब था। अपोजिशन के लीडरों का मौलाना फजल रहमान भी उनके पास गए, हुकूमत के दूसरे इत्तेहादी जो हैं MQM वाले वो भी उनके पास गए। जो है वो जरदारी साहब भी उनसे मिले, शरीफ बिरादरान भी उनसे मिले, यानी कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की हिदायत पे मिले। और सब ये तो कहते कि देखें अब चौधरी बिरादरान क्या फ़ैसला करते हैं। आज एक तकरीब थी जनाब चौधरी मोहन सलाई साहब जो वफाकी वज़ीर हैं और चौधरी परवेज़ लाई साहब के साहबजादे हैं उनकी वजारत में। और वो कहते हैं ना कि चौधरी मोहन सलाई चूँकि बहुत कम बोलते हैं, आपने बहुत कम देखा होगा कि वो कोई बयानबाजी करते हो या बयान देते हो, तो उनकी बात को सीरियसली लिया जाता है अमूमन। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी वजारत में एक इवेंट में मौजूदगी में जो बयान दिया, उसको कहा जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई साहब की तरफ से जवाब समझा जा रहा है। और वो उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम ख़ानदानी सियासतदान हैं, लोग हमारे पास आते हैं, जो हमारे पास चल कर आता है हम उसकी इज़्ज़त भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जो भी फैसला करेंगे हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करके कहा कि वो बिल्कुल घबराना नहीं है जनाब। अब ये फ़िक्रा वो है जो अमूमन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस्तेमाल किया करते हैं, और ये मोहन सलाई साहब ने ये फ़िक्रा उनके अरकान असम्बली के लिए इस्तेमाल किया। अब जो अमूमन तज्ज़िया निगार हैं या तबसरा निगार हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब इसका मतलब ये है कि चौधरीयों ने जितने अपोजिशन लीडर्स उनसे मिलने के लिए आए और उनसे हिमायत मांगी तहरीक एतमाद के हवाले से, उन्होंने उसका जवाब दे दिया है। अच्छा, अब इस मामले को मैं ज़रा दो पहलुओं से देखता हूँ, उसको दोनों पे आप भी देख लीजिए। इसमें पहली बात तो यह है कि मोहन सलाई साहब जो हैं उन्होंने अपने प्रोफाइल में इजाफा किया। आपको चलें, ये तो बड़ी बात पुरानी होगी ना कि इमरान खान साहब चौधरी परवेज़ लाई को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, और बाद में ना सिर्फ उनको इत्तेहाद में साथ मिलाया बल्कि उनके घर भी चल के गए। और फिर जनाब वो वहाँ पर जाके उन्होंने मोहन सलाई को 3 साल उन्होंने वो लटकाई रखा, उन्होंने वफाकी वज़ीर नहीं बनाया। और चौधरी मोहन सलाई साहब खुद अपने बाज़ इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको पसंद नहीं करते। तो अब जनाब वही मोहन सलाई साहब स्टेज पर थे और खान साहब सुन रहे थे उनको, और उनको आज मोहन सलाई साहब बड़े अच्छे लगे होंगे। तो मोहन सलाई साहब ने अपना प्रोफाइल बढ़ाया है, एक तो इमरान खान साहब की नज़र में, वज़ीर-ए-आज़म साहब की नज़र में, और दूसरा वो जो है, जो कि एक ये ओपन सीक्रेट है कि जनाब चौधरीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं करते, या उनसे उनकी मुशावरत के बगैर, हम ये कह लें, चलें थोड़ा सा इसको नरम कर देते हैं। तो ये उन्होंने अपना एक प्रोफाइल इजाफा में बढ़ाया कि जनाब मैं भी मतलब एक माकूल आदमी हूँ, यानी कि मुझे संजीदा लिया जाए। और वैसे भी मोहन सलाई साहब एक संजीदा आदमी हैं। लेकिन इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है, वो मैं आपको एक छोटा सा दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। वो पीर साहब थे, बड़े मशहूर थे कि जनाब बे औलाद जोड़े उनके पास जाते हैं और पीर साहब जो कह देते हैं, वो जो तवीज़ दे देते हैं वही होता है। वो कहते हैं कि
लड़की होगी तो लड़की होती है, वो कह देते हैं कि लड़का होगा तो लड़का होता है। अच्छा, पीर साहब बड़े कारीगर आदमी थे। वो जितने भी लोग उनके पास जाते थे ना, उनको तवीज़ में ना एक फ़िक्रा लिख के दे देते थे। वो फ़िक्रा क्या होता था? लड़की ना लड़का। अच्छा, जिसकी लड़की हो जानी तो पीर साहब ने कहना, देखा ये तवीज़ खोल के दिखाते थे, कहते देखो मैंने लिखा था लड़की ना लड़का, तो मैंने लिख दिया था तो उसको लड़की हुई है। अच्छा, किसी का बेटा हो जाना तो उन्होंने कह देना, देखा मैंने कहा था ना, ये लोगों का तवीज़ खोल के देखो, उसमें मैंने लिखा है लड़की ना लड़का, तो देखें लड़का हुआ। अच्छा, अगर किसी की कोई औलाद नहीं हुई तो उन्होंने कहते हैं मैंने तो पहले लिख दिया था कि लड़की ना लड़का, कुछ नहीं होना। तो ये मुझे थोड़ा सा शक पड़ रहा है कि ये वो कहते हैं कच्ची अखियों ना मरवा देने नानू, कि बाद में ये ना कहें कि जनाब हमने तो आपको पहले ही कह दिया था कि घबराना नहीं है, हम तो उतर जा रहे हैं। तो आपने इसका मतलब ये समझ लिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। बहरहाल ये एक लाइटर नोट था, लेकिन इस हवाले सियासत एक ऐसा खेल है जिसमें आप कुछ नहीं कह सकते कि किस वक्त क्या हो जाए। आपने माजी में देखा कि जनाब हुकूमत के इत्तेहादी मतलब इवन 2 4 6 घंटे तक पहले भी वो कह रहे थे कि हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन फिर आखिरी वक्त भी साथ हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको जहाँ से मतलब मुबैना तौर पे कंट्रोल किया जाता है वहाँ से आ जाता है मैसेज। तो बहरहाल इस हवाले से ये जो लोग कह रहे हैं कि जनाब चौधरियों ने जवाब दे दिया अपोजिशन को, मैं कम से कम इसका कायल नहीं हूँ। मोना सलाई साहब ने शायद इमरान खान साहब तो बड़े खुश हुएंगे उनके इस बात से, लेकिन मेरा ख्याल में ये जब तक फाइनली चीज़ सामने नहीं आ जाती, यानी को कटी कटा निकल नहीं जाता, उस वक्त तक हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। दूसरा जनाब मामला जो है वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो मुलाकातें हैं वो जारी हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब की जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई है। अब जहांगीर तरीन साहब इस सिचुएशन में जब हुकूमत का और अपोजिशन का कोई 20 वोटों का फ़र्क है, इस हवाले से बड़े की प्लेयर हैं इस वक्त, उनकी बड़ी अहमियत है। इवन हम ये कहेंगे चौधरियों से ज़्यादा इस वक्त वो पावरफुल हैं, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। और हर सियासतदान जो है वो फ्यूचर को ज़रूर नज़र में रखता है, तो वो अपने अरकान जो असम्बली हैं उनके कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली के, उनको सुना है उन्होंने लाहौर भी तलब किया और ये कहा कि वो लाहौर में ही रहें जब तक कि अगली हदायत ना जारी हो जाएँ। अब इस सारी सिचुएशन में ये बात ज़रा थोड़ी सी शुबात पैदा करिए कि जहाँ अपोजिशन के लीडर्स तमाम मुलाकातें कर रहे हैं, ओपनली मिल रहे हैं सबके साथ, तो ये मुलाकात तो खुफिया क्यों रखी गई है? इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई पता नहीं चला, ये ज़राए से खबर बाहर निकली। लेकिन देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब से जो उनकी मुलाकात हुई है, बज़ाहिर तो ये लगता है कि जहांगीर तरीन साहब से वो एग्जैक्टली फिगर लेना चाह रहे होंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरा ये एक सियासी तज्जिया है कि ये जो भी मुलाकातें हो रही हैं, ये लंदन से नवाज शरीफ साहब जिससे मिलने को कह रहे हैं, ये मुलाकातें हो रही हैं। पहले सारे मामलात मियाँ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब लंदन से तय कर लेते हैं, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी और दीगर अपोजिशन के लोग भी जा करके उन लोगों से मिल लेते हैं, या वो जिसे कहते हैं कि एक फ़ेस टू फेस गुफ्तगू हो जाती है। तो ये भी उसी का एक हिस्सा है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब इस वक्त ख़तरे में है जी। हमने चंद दिन पहले भी अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि जहांगीर तरीन, शहबाज शरीफ साहब और एक दो और लोगों की, वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़े यानी कि ख्वाह हैं ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ़्तारी हो जाए। लेकिन फजल रहमान साहब की मुलाकात के बाद भी जहांगीर तरीन साहब ज़्यादा अब नज़र में आ गए हैं, और जहांगीर तरीन साहब की मूवमेंट जो है उस वक्त बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। सो जहांगीर तरीन साहब भी इस वक्त ख़तरे में है। किसी भी वक्त कोई भी केस, किसी पुराने केस में या कोई नया केस बना के, वो थानेदार की मर्जी है जी, पर्चा देना उसके अपने हाथ में। तो जब इसको दिल करेगा पर्चा देकर जहांगीर तरीन को गिरफ्तार कर लेगा, हुकूमत तो फिर हुकूमत होती है। तो बहरहाल फिर जहांगीर तरीन साहब को जो है देखते हैं वो कितने पक्के पाँव पे खड़े हो सकते हैं, अब ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, अब एक और बड़ा मामला है, वो मामला है खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा का। मोहतरमा बुशरा बीबी जो हैं वो पाकिस्तान की खातून अव्वल हैं, और गुज़श्ता 3 4 रोज़ से बड़ी अफवाहें चल रही हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, हर तरफ चल रही थी कि जी वो नाराज़ होकर चली गई हैं, उनका आपस में कोई झगड़ा हो गया मियाँ बीवी का। अगरचे कि ये उनका ज़ाती मामला है, इस मामले में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल वो वज़ीर-ए-आज़म और खातून अव्वल हैं। आप दोनों का एक वो पब्लिक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों पब्लिक फिगर हैं अपने ओहदों के लिहाज से। एक साहब वज़ीर-ए-आज़म है और दूसरी उनकी अहलिया, वो खातून अव्वल कहलाती हैं। वैसे भी वो थोड़ी सोशली भी एक्टिव हैं, वो पनागाहों वगैरह में, पागल खानों वगैरह में, दीगर वो लंगर खानों वगैरह के विज़िट वगैरह भी करती रहती हैं। तो अमूमन जब हो जाती हैं तो वो उनकी जो लाहौर वाली एक उनकी सहेली हैं फ़रा बीबी, वो भी उनके साथ होती हैं। और ये मामला चल रहा था, हमने इस मामले में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन चूँकि अब 2 लोगों के ट्वीट आ चुके हैं इस हवाले से। एक तो वो फ़रा खान साहिबा, उन्होंने बड़ी सख्ती से तरदीद किया कि नहीं जनाब वो तो इस्लामाबाद में ही हैं और वो खान साहब के साथ ही हैं। और फिर इसी तरह डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने तरदीद किया। अब डॉक्टर शहबाज गिल साहब की तरदीद की भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंस है।
इंपॉर्टेंस इस वजह से नहीं है कि उनकी तरदीद को बहुत ज़्यादा यानी कि कोई काबिल एतमाद कोई चीज़ है, इस वजह से कि पहले तो मुझे भी मैं इन बातों में यकीन नहीं कहा था, लेकिन जब डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने तरदीद की तो फिर मैं भी सोचने मजबूर हुआ कि नहीं यार ये कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, वरना डॉक्टर शहबाज गिल जो तरदीद ना करता तो उनकी तरदीद ने जो शकूक व शुबात को बढ़ा दिया। अब क्या किया जा सकता है? डॉक्टर शहबाज गिल साहब का रिकॉर्ड ही ऐसा है। मतलब आपको याद होगा कि जब वो हुआ था मामला शहजाद अकबर साहब वाला, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब वाला, तो उन्होंने 1-2 दिन पहले तक ये तरदीदें करते फिर रहे थे कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो चले गए। दूसरी एक और बात है कि एक रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी अपना एक है। जब जमामा साहबा के साथ उनकी तलाक हुई खबरें आई तो बड़ी जनाब बुरा मनाया गया, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद एक प्रेस रिलीज तरीके इंसाफ के सेक्रेटरीट से जारी कर दी गई, जनाब हाँ वो अलहदगी हो गई है। फिर इसी तरह जब रेहाम खान साहबा से उनकी शादी हुई तो पहले इनकार किया गया कोई शादी नहीं हुई, लेकिन बाद में पता चला कि शादी पहले ही हो गई थी। अच्छा, फिर जब उनकी तलाक हुई तो पहले तरदीदें हुई नहीं कोई तलाक नहीं, बाद में पता चला तलाक हो गई। इसी तरह अब ये खातून अव्वल जो बिश्रा बीबी साहबा हैं, जब इनसे उनकी शादी हुई तो आपको याद होगा शुरू में तो जनाब सब ने बड़ी सख्ती से इसकी तरदीद की, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। इवन के मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा के एक साहबजादे ने टीवी चैनल पे आके मैंने खुद देखा था कि वो इस चीज़ की तरदीद करते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग खाम पर कीचड़ उछाल रहे, मीडिया यूँ करता है, मीडिया यूँ करता है। आपको पता ना मीडिया के ऊपर तो जो मर्जी डाल दो ना जी, जिसका दिल करता है उठ के जो मर्जी मीडिया के मुँह के ऊपर डाल दे, और साडा मीडिया ही है जी। तो ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन मीडिया बड़ी जिम्मेदारी से काम करता है जनाब। एक तो खान साहब का रिकॉर्ड जो है इस हवाले से कोई माजी में वो जो कहते रहे उसके उलट जाता रहा। दूसरा फिर डॉक्टर शहजाद गिल साहब ने बात करके और मशकूक कर दिया। तीसरा फराह खान साहबा ने जो ट्वीट किया वो ठीक है, खातून अव्वल की सुना है कि करीबी सहेली हैं, लेकिन बहरहाल वो बराह रास्त कोई फ्रीक तो नहीं है सारे मामले के अंदर। तो हमने भी कहा यार हम भी ज़रा इस मामले को चेक करें। तो जो मैंने चेक किया ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पे ये है कि खातून अव्वल बुशरा बीबी इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं लाहौर में है। जिस वक्त मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक की मेरी इतला है कि वो लाहौर में मौजूद हैं, जबकि जो तरदीदें करने वाले हैं लोग वो कहते हैं इस्लामाबाद में है। लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि वो लाहौर में है। ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं ये बड़े वाज़ेह तौर पे कह दूं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो नाराज़ होकर गई हैं या नहीं गई हैं। वैसे भी मियाँ बीवी के मतलब एक दूसरे से अलग भी ट्रैवल दूसरे शहरों में करते रहते हैं अपने अजीज़ कारब से मिलने के लिए या किसी भी काम के वाले से, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है किसी दूसरे शहर में जाना। लेकिन बहरहाल वो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि वो नाराज़ होकर गई हैं, ये लड़ झगड़ गई हैं। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, मैं उस बातों में नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरे ज़राए उनका ये कहना है कि वो इस वक्त लाहौर में है। और ये बात फिर ज़्यादा मशकूक हो जाती है कि जब वो लाहौर में है तो फिर जो है ये फराह खान साहबा या डॉक्टर शहबाज गिल ये इस चीज़ पर क्यों जोर दे रहे हैं कि वो इस्लामाबाद में, यहाँ पर वो शकूक व शुबात उठते हैं। बहरहाल अब अगर हम ये बात करें कि ये तो ज़ाती मामला इस पर नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर होता है जी बंदा पब्लिक फिगर होता है, जो उसकी बीवी होती है पर वो खातून अव्वल इसी वजह से कहलाती है ना कि वो भी पब्लिक फिगर हो जाती है। अगरचे कि ये जो है मैं इसको कीचड़ उछालना नहीं समझता, मतलब अफवाहें ऐसी कि जनाब किसी में इख्तलाफात हो गए या नहीं होते ना, इसमें कोई कीचड़ उछालने वाली बात नहीं है, ना ही इसमें कोई किसी की कोई ज़ाती कोई तौहीन या तज़लील की बात है। अगर ज़ाती तौहीन और तज़लील की बात करें तो आपको याद होगा कि वो अली अमीन गंडापुर इलाका वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में उसने मरीम नवाज़ के बारे में कौन सी मतलब घटिया तरीन लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की। तो मतलब आप खुद तो दूसरों के बारे में मतलब वो कहते हैं ना कि आखिरी हद से भी नीचे गिर जाएं और आप अपनी इस बात पे भी मतलब अड़ जाएं कि नहीं ये भी क्यों कहा गया कि वो लाहौर में ये सब बात में, तो ये बात ठीक नहीं है। और जब कोई बंदा किसी इंपॉर्टेंट मकाम पे होता है तो फिर वो पब्लिक फिगर होता है, पब्लिक फिगर पे फिर पब्लिक बात भी करती है। तो इसमें हाँ ये ज़रूर बात है कि अखलाक से गिरी हुई को बात नहीं करनी चाहिए। हमने भी आपसे ये अर्ज़ की कि हमें बिल्कुल नहीं पता कि उनके कोई इख्तलाफात हैं या नहीं है, लेकिन ये ज़रूर हमें पता है कि वो लाहौर में है। तो इतनी बात हमने की है जनाब। तो बाकी किसी को बुरा लगा हो तो हम उसमें कुछ कह नहीं सकते, हम यही कह सकते हैं कि हम किसी की दिल आज़ारी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी वो आपके साथ हमने शेयर की। अच्छा, अब इस सारी कहानी में एक और बात भी आगे चल के हम करते हैं, जो पाकिस्तान की सियासी मंजरनामा है वो ये है कि जनाब तहरीक अदम एतमाद पे अगर हम ये पिछले व्लॉग्स में बात की कि ये सब लोग चौधरियों को देखेंगे कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के मूड क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। अभी तक खामोशी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, लेकिन वो जब फ़ोन आता है तो वो फिर चुपके आ जाता है। तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि ये बाकी तादी भी जिन्हें चौधरियों की तरफ देखेंगे, उन सबको पता है कि चौधरियों के इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे तल्लुकात है, चौधरी उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ इस्टेब्लिशमेंट का इशारा होगा। तो अगर चौधरी चले गए अपोजिशन के साथ तो फिर MQM भी चली जाएगी, फिर बाप भी चली जाएगी, फिर GDA वाले भी चले जाएंगे। लेकिन बज़ाहिर जो है वो अभी चौधरियों ने जो आज मोहन सलाई साहब ने बयान दिया उसके बाद तो ऐसा नहीं लग रहा कि चौधरी कहीं जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या
अपोजिशन के रहनुमा ये नवाज शरीफ साहब, ये मौलाना फजल रहमान साहब, ये आसिफ अली ज़रदारी साहब, ये बहुत बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान की सियासत के। क्या ये इतने बच्चे हैं और क्या ये इतने कच्चे हैं कि ये इन्होंने तहरीक तमदवाद करने की बात कर दी और उसके बाद जो है ये हुकूमत के तादियों को मनाने के निकले हैं कि जी आप हमारे साथ आ जाएं? तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। ये इतने कोई यानी कि नापुख्ता सियासतदान नहीं है कि ये अभी तहरीक तमदवाद का ऐलान कर दें, उसके बाद हुकूमत के तादियों के पीछे चलना शुरू कर दें कि जनाब तुसी मेहरबानी करो साढ़े नाल हो जाओ, जो तुसी ना आए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी करना था अपना किया। मेरी इतलात के मुताबिक मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम्स में भी अर्ज़ की थी कि इनके पास नंबर ऑलरेडी पूरा हो चुका है। वो जो अयाज सादिक साहब वो फाइलें वगैरह लेके गए थे लंदन, 2 चक्कर उन्होंने लगाए, उनमें नवाज शरीफ साहब ने कुछ PTI के अरकान असम्बली को ओके किया। तो जो तहरीक एतमाद का मामला है उसमें जो हमारे पास इतला है ज़राए के मुताबिक वो ये है कि वो जो नंबर है तहरीक एतमाद के लिए वो ऑलरेडी इनके पास पूरा है, यानी कि ये इन्होंने अपना घर पूरा कर लिया हुआ है। उसके बाद ये चलें, ये जो इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश हो रही है ये एक इजाफी स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए की जा रही है। और अगर ये इत्तेहादी साथ नहीं भी मिलते और अगर तहरीक एतमाद टेबल हो जाती है, ये मैं बात करूँ कि तहरीक एतमाद ज़बानी ऐलानी अगर तहरीक एतमाद फाइल हो गई तो फिर ये इसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो नंबर इनके पास पूरा है। सिर्फ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली जो अपोजिशन को मैत का यकीन दिला चुके हैं वो नंबर इनके पास पूरा हो चुका है। अगर वो इधर हो जाते हैं तो हुकूमत जो है वो गई। तो लेकिन इसके बावजूद जो जहांगीर तरीन साहब से भी मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के पास जो इस वक्त मेंबर हैं उनकी तादाद खासी ज़्यादा, ये उन लोगों के अलावा हैं जो ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब को अपनी हमायत की यकीनदानी करा चुके हैं। तो अगर तहरीक एतमाद इन्होंने फाइल कर दी तो फिर चाहे इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमत के साथ भी खड़े हैं तो इससे शायद कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये तहरीक एतमाद कंफर्टेबल पोजीशन पे अपोजिशन जो है उसको कामयाब करवाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर तहरीक एतमाद पे उनको ज़रा सा भी डाउट हुआ कि हालात ठीक नहीं रहे या को फूना शुना आ गई हैं या वो जो बंदे हैं उनके ऊपर इनका ट्रस्ट ना रहा, तो फिर ये तहरीक एतमाद फाइल ही नहीं होगी। अगर ये तहरीक एतमाद फाइल हो जाएगी तो फिर इसकी कामयाबी के इम्कानात आप समझ सकते हैं कि 90% से ज़्यादा होंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।